सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, आज हमारे समाज सेवी, सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर अंबेडकर जन चेतना संस्था मोदीनगर के संस्थापक श्रद्धेय जय सिंह कैन साहब हैं। तो सर, आपका स्वागत है सम्मान एक अधिकार में। और मैं कुछ मुद्दों पर कवरेज कर रहा हूँ आप जैसे पढ़े लिखे व्यक्तियों से जी, जो क्लास 1 अफसर रहे हैं, क्लास 2 अफसर रहे हैं, सामाजिक कार्य भी करते हैं। तो एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जब पूरी दुनिया के अंदर लॉकडाउन है, तो उसका जो ये फैसला है जो 70 साल से है, ये फैसला हमारे युवाओं के लिए या हमारी जनरेशन के लिए कितना फ़ायदेमंद है और कितना नुकसानदेह है। क्योंकि जब से ये भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है, इसने केवल 2 ही काम करे हैं कि इस SC ST को तबाह करो, कैसे भी करो। 2 अप्रैल हुआ तो भी उसका असर देखा सरकार ने, उसके पहले भी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। तो ये हम इस देश के वासी हैं या नहीं है, क्या हमें इस देश में जीने का अधिकार है या नहीं है, इस पर आप रोशनी डालिए कि इसका असर क्या होगा जनरेशन पर, क्या नहीं होगा। देखिए, सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम। और सबसे पहले मैं जो हमारा शोषित समाज है, दलित समाज है, उसको बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने अब की बार इस लॉकडाउन होते हुए भी, सारे संसार में लॉकडाउन होते हुए भी, भारत में संपूर्ण लॉकडाउन होते हुए भी बाबा साहब की जयंती को इस तरह से मनाया कि इस तरह से किसी भी महापुरुष की जयंती दुनिया में मनाई नहीं जाती। और सालों से भी ज़्यादा उत्साह से मनाई गई, घर घर दीप जलाए गए और एक तरीके से दिवाली का रूप इसमें धारण कर लिया बाबा साहब की जयंती पर 14 अप्रैल को 2020 को। तो मैं सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि लॉकडाउन का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और सरकारी कानून मानते हुए, सरकार की सलाह मानते हुए बाबा साहब की जयंती को और बड़े रूप से मनाया आप लोगों ने। तो आप लोग जो हैं साधुवाद के पात्र हैं, सबसे पहले तो ये। और दूसरा, अभी आपने पूछा कि 22 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का ये आर्डर आया है आरक्षण पर कि जो 70 साल से जो जातियां या महानुभाव, उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है कि 70 साल से जो आरक्षण का फ़ायदा उठा रहे हैं उनको आरक्षण अब नहीं मिलना चाहिए और एक नई सूची बनानी चाहिए। सरकार को एक नई सूची बनाए, राज्य सरकार या केंद्र सरकार नई सूची बनाए जिसमें पुरानी कुछ जो महानुभाव हैं जिन्होंने 70 साल से फ़ायदा उठाया उनको निकाल दिया जाए और नई सूची को उसमें जोड़ा जाए, नई जातियों को उसमें जोड़ा जाए। ऐसा उसका अभिप्राय लगता है जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए। तो ये बड़ी विकट स्थिति है कि हमारे समाज में जो ये स्तंभ हैं 3 बल्कि 4 कहिए, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और चौथा स्तंभ है हमारा ये मीडिया। तो ये एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप करने लगे हैं, ऐसा महसूस होने लगा है, जबकि इन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये मसला था ही नहीं कि इसमें नई जातियां जोड़ी जाएं या पुरानी को हटाया जाए या इसमें क्रीमी लेयर बनाया जाए, ये तो मसला था ही नहीं। मसला था ये कि सन 1986 में एक ऑर्डर निकाला था आंध्र प्रदेश की सरकार ने कि कुछ अधिसूचित क्षेत्र हैं वहाँ आंध्रा में, वहाँ केवल शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजाति के लोग ही रहते हैं। इसलिए उन्होंने एक ऑर्डर निकाला कि यहाँ 100% आरक्षण अनुसूचित जनजाति का होगा। चूँकि वहाँ कोई और था ही नहीं तो उसमें और कौन आता, तो 100% होना आरक्षण लागू किया उस क्षेत्र में, उन अधिसूचित क्षेत्रों में। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सीमाओं से आगे जाते हुए ऐसा लगता है कि जो चीज़ उनके सामने विचाराधीन थी ही नहीं, उन पर उन्होंने स्वयं संज्ञान लिया और एक नया ऑर्डर मतलब उन्होंने निकाला कि जो 50% से ज़्यादा आरक्षण है ये गलत है। और साथ में ये तो है ही, दूसरा एक और उसमें जोड़ दिया कि 70 साल से जो हैं जातियाँ, जो वर्ग इसका फ़ायदा उठाते जा रहे हैं, उनको इसमें से निकाल दिया जाना चाहिए। ऐसा उनका अभिप्राय मुझे लगता है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है पेपरों में, समाचार पत्रों में। तो ये जो चीज़ उनके विचाराधीन थी ही नहीं, उन पर अपना विचार देना, उन पर आदेश देना, ये
थोड़ा अटपटा लगता है। इसमें जो आपने कहा अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग जो है, इसमें कौन कौन सी जाति खास कर आती है? अनुसूचित जाति में तो देखिए पूरी गिनती तो मैं बताऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन ये बैकवर्ड में यादव हैं, जाट हैं, और शेड्यूल कास्ट में चमार हैं, जाटव हैं, और धोबी हैं, दुनिया भर की जातियां हैं, कुमार हैं ओबीसी में। इस तरह से बहुत सारी जातियां हैं, और उनका अभिप्राय मुझे ऐसा लगता है कि कुछ जातियों को निकालना इसमें से है, निकाला जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है मैं पूरा सही ना हूँ, लेकिन जो पेपरों में खबर छपी है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ जातियों को हटाकर नई जातियाँ इसमें जोड़ी जानी चाहिए। इसका हमारे समाज पर असर क्या पड़ेगा SC ST पे? और सर, इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि इस ऑर्डर का क्या असर पड़ेगा, इससे पहले मैं थोड़ी सी और बात इससे अलग से करनी चाहूँगा। आरक्षण कोई भीख नहीं है। बाबा साहब ने अपने समाज के लिए, दलित समाज के लिए, शोषित समाज के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए, SC ST OBC के लिए ये प्रतिनिधित्व है। उन्होंने तो अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की थी, उन्होंने आरक्षण की मांग की नहीं थी। अलग निर्वाचन क्षेत्र में अगर होते तो संसद पर हमारे लोगों का कब्जा होता। तो गांधी जी उस समय जो है अनशन पर बैठ गए 1932 में नरवाला जेल में, कि नहीं मैं ये नहीं देने वाला। तो जब उनकी जान जाने को हो गई, अनशन पर बैठ के उनकी हालत ख़राब हो गई, तो एक समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो उसमें कुछ इसके जगह के भाई निर्वाचन क्षेत्रों को अपने छोड़ के आप कुछ और सुविधाएं कहिए। तो ये रिजर्वेशन या प्रतिनिधित्व कहिए, ये हमें उस पूना पैक्ट के माध्यम से मिला। हमारी मांग ही नहीं थी, हमें तो आज दे दीजिए, आरक्षण खत्म कर दीजिए, हमें वही दे दीजिए जो बाबा साहब मांगते थे। तो एक छोटी सी, हम बहुत बड़ी चीज़ मांग कर रहे थे बाबा साहब, तो बहुत छोटी सी चीज़ हमें दी। और वो रिजर्वेशन तो पूरा होने का मतलब ही नहीं है। मैं कुछ आंकड़े आपको बताता हूँ जी। अभी ये लागू पूरा हुआ नहीं, ख़त्म करने की साजिशें पहले शुरू हो गई जी, तभी से शुरू हो गई थी, जब से शुरू हुआ था। तो मैं थोड़े से आंकड़े आपको बताऊंगा। देखिए, प्रोफेसर के इंडिया में कुल 1125 पद हैं केंद्रीय विद्यालयों में। केंद्रीय विश्वविद्यालय जितने भी हैं उसमें प्रोफेसर के कुल 1125 पद हैं। SC के हैं केवल 39 इनमें। कितना बैठता है? 3.47%। होना कितना चाहिए था? 15%। शेड्यूल कास्ट के लिए 15% आरक्षण है, तो ये होना चाहिए था 169, 169 पद हमारे पास होने चाहिए थे शेड्यूल कास्ट के। ST का जो है 7.5% है, 84 पद होने चाहिए थे, लेकिन हैं कितने? केवल 6। कितने शर्म की बात है। OBC के 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में होने चाहिए थे 304 पद। 304 पद होने चाहिए थे 27% के हिसाब से, लेकिन हैं कितने? 0। और अब तथाकथित सवर्णों की बात ले लीजिए, इनके पास 50% का, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है 50% ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो इनके पास 50% होने चाहिए थे, यानी कि 562 पद होने चाहिए थे 1125 में से, लेकिन इनके पास पता है कितने हैं? 95.2%, यानी कि 1071। तो ये मैंने केवल एक छोटा सा उदाहरण आपको दिया। और भी हैं एसोसिएट प्रोफेसर, इसमें ये केंद्रीय विश्वविद्यालयों की बात कर रहा हूँ। 2620 होने चाहिए में पद थे। SC के होने चाहिए थे 393, लेकिन हैं केवल 130। ST के होने चाहिए थे 197, केवल हैं 34%। OBC के होने चाहिए थे 707, है 0। और सवर्णों के होने चाहिए थे 50%, 1310, लेकिन हैं कितने? 24 से 34। यानी कि कुल मिलाकर ये बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास, और ये ऑथेंटिक लिस्ट है। तो रिजर्वेशन लागू किया ही नहीं। सर, मैं एक बात पूछनी चाहूँगा, अभी हमारे देश के अंदर 3 तरह का आरक्षण चल रहा है। जनरल कास्ट 52% आरक्षण पी रही है, OBC 27% आरक्षण है, SC ST का 22% आरक्षण है। ठीक है सर। तो और उसके बाद में जनरल कास्ट का 10% आरक्षण और बढ़ा दिया, जो 10% और करा सवर्णों का। हाँ। तो यानी कि 52 और 10 62%। ठीक है सर।
अब इनकी आबादी का अनुपात, क्योंकि साहब मान्यवर कहते थे कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इनकी आबादी है देश के अंदर 15%। 15% को 52% आरक्षण मिल रहा है, 62% आरक्षण मिल रहा है। ओबीसी की आबादी जो है वो है 52%, उसे आरक्षण मिल रहा है 27%। SC ST की आबादी है कि 35%, उसको आरक्षण मिल रहा है 15%। तो ये देश के लिए क्या, हम लोग इस देश के अंदर ये SC ST OBC में जो समाज ने तरक्की करी है, उसमें जाटव समाज आता है, वाल्मीकि समाज आता है, बाकी तो अभी तो सब लोग गिनती में ही नहीं है। OBC समाज में भी जो 2-3 जातियां आती हैं, जैसे यादवों ने संघर्ष करा है या जाटों ने संघर्ष करा है, या थोड़े बहुत जो है गुज्जर समाज आया निकल कर, है जी। और जनरल कास्ट में तो जो मनुस्मृति भी ये कहती है कि ब्राह्मण जन्म से श्रेष्ठ है, तो उसे तो आरक्षण होना नहीं चाहिए। या तो जाति खत्म कर दो या आरक्षण खत्म कर दो। देखिए, एक बड़ी अजीबोगरीब बात है कि ये हमारे रिजर्वेशन पर उंगली उठाई जाती है चारों तरफ से। हाँ, चाहे वो कोई संगठन हो, चाहे वो कोई नेता हो, चाहे वो कोर्ट हो, मतलब हमारे आरक्षण पर उंगली उठाई जाती हैं। हम अगर जनरल लोगों की बात करें जी, जनरल लोगों में आप रिकॉर्ड उठा लिए, कोर्ट में आप उठाइए, कोर्ट के जितने जज हैं उनमें से 90% से ज़्यादा ब्राह्मण वर्ग के हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट वहाँ भी तो कहे कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनमें भी जो विशेष लोगों ने फ़ायदा उठाया है उसे भी उस लिस्ट से बाहर किया जाए। बाकी जो दूसरी जातियां हैं, जो उनसे थोड़ी सी नीचे की जातियां हैं, क्षत्रिय या वैश्य या और जातियां जो भी हैं, उनको उन पे भी उनको आगे लाया जाए। तो जिन जातियों ने वहाँ फ़ायदा उठाया, जो उन्हें भी बाहर किया जाए, उन पर कोई उंगली नहीं उठाई जाती। मतलब हमारे रिजर्वेशन को लागू ही नहीं किया ठीक से, और ख़त्म करने के तरीके ख़त्म तो कर दिया आरक्षण। मुझे ये बड़ा कष्ट है देखकर और कहते हुए भी कि हमारे पार्लियामेंट में 131 रहनुमा होते हुए, हर सरकार में अपने मंत्रिमंडल में हमारे लोग यानी कि दलित समाज के मंत्री होते हुए रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया गया है। लगभग ख़त्म हो चुका है। अब मैं शॉर्ट में बताऊंगा, ज़्यादा नहीं लंबा चौड़ा बोलूँगा कि लगभग 80 लाख वैकेंसी खाली हैं। सेंटर और स्टेट की मिला के 26 लाख तो सेंटर में हैं जो खाली हैं, और बाकी स्टेट में है लगभग 1 करोड़। 80 लाख से और 1 करोड़ के बीच में पोस्ट खाली हैं। तो नुकसान किसका हो रहा है? रिजर्वेशन तो हमारा वैसे खत्म हो गया, और जो थोड़ी बहुत वैकेंसियाँ भर भी रहे थे ये, उनको इन्होंने कर दिया प्राइवेट करे जा रहे हैं। FDI 51% कर रहे हैं। बताइए, डिफेंस में आप FDI 51% का मतलब क्या? प्राइवेट, निजीकरण। तो सारे सरकारी डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स अगर आप प्राइवेट कर देंगे तो बाबा साहब का दिया हुआ रिजर्वेशन या प्रतिनिधित्व या हमारे जो अधिकार हैं जिसकी वजह से हम थोड़ा सा ऊपर निकल के आए हैं, तो वो तो उद्देश्य ख़त्म हो गया। उसके बावजूद भी जो थोड़ा बहुत बचता है उसको आप ऐसे ख़त्म कर रहे हैं कि इसी 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जी, कुछ जातियों ने फ़ायदा उठाया है उनको बाहर कर दो जी। तो क्या मतलब, ये स्पष्ट रूप से ऐसा लगता है कि सारी ताकतें इन दलित समाज को जो है कुचलने में लगी हुई हैं, ऐसा आभास होता है। इसका कारण क्या? कारण भी मैं बताता हूँ। जिसकी जो नेचर है वो तो करेगा, जिसका जो एजेंडा है वो तो करेगा। 131 MP हमारे क्या कर रहे हैं कि हमने बाबा साहब, चलो हमने नहीं भेजा उन्हें चुन के, हो सकता है सवर्णों की ज़्यादा उन्हें वोट मिली हो, लेकिन ये अधिकार किसने दिया लड़ने के लिए? बाबा साहब ने दिया ना। और SC रिजर्व सीट पर लड़ने का अधिकार भी किसने दिया? बाबा साहब ने दिया ना। SC का सर्टिफिकेट लगाते हो, ST का सर्टिफिकेट लगाते हो, OBC का सर्टिफिकेट लगाते हो, जब भी चुनाव लड़ते हो ना। अगर हमारे प्रतिनिधि आप नहीं हो तो फिर आप शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट मत लगाइए, शेड्यूल ट्राइब का सर्टिफिकेट मत लगाइए, जनरल से लड़का दिखाइए ना चुनाव। हमारे बाबा साहब के सारी मेहनत पर हमारे इन नेताओं ने पानी फेर दिया। मैं क्या कर सकता हूँ? आप क्या कर सकते हैं? क्या कर देंगे आप, या मैं क्या कर दूंगा? 10-20 हज़ार रुपये जेब से खर्च कर देंगे, इतना ही तो कर सकते हैं ना। लेकिन पूरी लड़ाई तो हम नहीं लड़ सकते। सारी दौलत जितनी भी है उसका ज़्यादा प्रतिशत हमारे नेताओं के पास है या उद्योगपतियों के पास है।
तो हमारी लड़ाई लड़ने का जिनका अधिकार है, जिनको लड़ाई लड़नी चाहिए, 2 अप्रैल की बात कर रहा हूँ, 2 अप्रैल पर हमारे युवा जेल में गए और उन पर NSA तक लगाए गए, उनकी मदद किसको करनी चाहिए थी? मैं कितनी मदद करता, या मुझ जैसे लोग कितनी मदद करते? 1000, 2000, 5000, 10,000 इतनी तो मदद कर सकते हैं ना, कहाँ से और इससे ज़्यादा कहाँ कर सकते हैं? तो हमारी मजबूरी है, आम आदमी की मजबूरी है। आम आदमी सहायता उतनी नहीं कर सकता। एक नेता के पास अरबों खरबों दौलत है, मतलब कितना पेट बड़ा है कि उनका पेट ही नहीं भरता है। अरे 2 अप्रैल को जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं, जो जेल गए हैं, इनको खबर लेनी चाहिए थी। वोट लेने के लिए, मतलब वो हम केवल वोट देने के लिए हैं, कुछ लेने के लिए नहीं है। हमारे लीडर, मैं ये नहीं कहता सब खराब हैं, कुछ 1-2% ठीक भी हैं जो हमारी आवाज़ उठाते हैं, मदद भी करते हैं, लेकिन 99% तो भैया बेड़ा गर्क है। और इन सब के रहते हुए हमारे बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिलाए थे वो लगभग समाप्ति की ओर हैं। और इसका इलाज, 2 इलाज हैं इसके, मैं साथ साथ ये बता दूँ, आप सवाल पूछे ना पूछे मैं बता देता हूँ। इसके 2 ही इलाज हैं अब, कि या तो हमारे नेतागण 131 MP अगर सारी आवाज़ उठा दें वहाँ पार्लियामेंट के अंदर, तो हमारी समस्याएं तो चुटकियों में हल होंगी। लेकिन उम्मीद कम है, ना के बराबर है। वो पार्टियों के नेता हैं, हमारे नेता नहीं हैं। वो बाबा साहब भी कहते थे कि पार्टियों गुलाम हैं, समाज का काम नहीं करेंगे। तो इसका एक तरीका और बचता है, और तीसरा कोई तरीका बचता नहीं है। कि वही 2 अप्रैल वाली बात, मारधाड़ का मैं बिल्कुल पक्षधर नहीं हूँ, कानून तोड़ने का मैं पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन संवैधानिक तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से करोड़ों की संख्या में दलित या शोषित इकट्ठे हों और अपने अधिकारों की मांग करें, सड़कों पर आएं। लेकिन वही कानून के अंतर्गत, संविधान के अंतर्गत होना चाहिए सब कुछ। यही एक इलाज बचता है। उसके 2 फायदे होंगे। एक तो ये, जितने भी MP MLA हमारे बैठे हैं, इनको भी थोड़ी सी शर्म आएगी कि इतना समाज सड़कों पे है, तो इन्हें थोड़ी बहुत शर्म आएगी, हमारी आवाज़ पार्लियामेंट में उठाएंगे, हो सकता है हमारे अधिकार थोड़े से बच जाएं, ये उम्मीद है। और जो है सरकार भी विचार करेगी। इसका आपके सामने उदाहरण है कि 2 अप्रैल का जो आंदोलन था उससे सरकार झुकी और हमारी SC ST जो अधिनियम था उसे बहाल किया, जिसे ख़त्म कर दिया गया था। तो हमारे पास एक आंदोलन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। देवेंद्र जी, मैं आपके माध्यम से सभी से निवेदन करता हूं कि बचा लीजिए अपने बाबा साहब के कारवां को, नहीं तो ध्वस्त होने में कोई कमी रह नहीं गई है। लगभग ध्वस्त हो चुका है, थोड़ा बहुत है वो 2-4 साल में हो जाएगा। सर, लॉकडाउन खुलने के बाद आप अपने सामाजिक संगठन के माध्यम से आंदोलन करेंगे? कि हम तो बहुत दिनों से, मैं ये बातें आज से नहीं, बहुत पहले से जानता हूँ कि ये होने वाला है और ये हो रहा है, सबको दिखाई भी दे रहा है कि हर डिपार्टमेंट प्राइवेट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारा रिजर्वेशन खत्म कर, तो सरकार जो कर रही है। अब लॉकडाउन खुलने के बाद आप अपने बैनर के तरह मोदी नगर से इस आंदोलन की शुरुआत करेंगे या नहीं? हम अपना पूरा जीवन, मैंने अपना पूरा जीवन बाबा साहब के मिशन को पूरा करने के लिए अर्पित किया हुआ है, और जितनी क्षमता हमारी है उससे भी कहीं आगे जाकर हम जो है इस मिशन को बचाने की कोशिश करेंगे, और जितना भी संभव हो सकेगा हम समाज को एकत्रित करेंगे और कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से अपने अधिकारों की मांग करेंगे। और समाज अगर मेरी बात सुन रहा है तो मैं समाज से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे साथ मत आइए, कोई बात नहीं है, लेकिन इकट्ठा होइए। एक बीमारी और है, इकट्ठा तो होते हैं लेकिन लक्ष्य कुछ और होता है। जैसे 131 MP की मैंने बात की, हम ऐसा रहते हैं, वो भी आंदोलन करते हैं, वो भी सब कुछ संघर्ष करते हैं, लेकिन लक्ष्य को और होता है। एक गड़बड़ थोड़ी सी एक होती है, वो थोड़ी सी लगती है लेकिन है बहुत बड़ी, कि हम जो संघर्ष करते हैं, हम जो आंदोलन करते हैं, हम जो इस तरह के काम करते हैं, सामाजिक काम, वो स्वार्थवश करते हैं। तो ये स्वार्थ शब्द निकालिए जीवन से। अगर बाबा साहब के कारवां को बचाना है, अपने अधिकारों को बचाना है और आने वाले पीढ़ियों को खुशहाल देखना चाहते हो, तो ये स्वार्थ
शब्द अपने जीवन से निकाल दीजिए। निस्वार्थ सेवा करिए और निस्वार्थ रूप से लड़ाई लड़िए। भले हमारी जान जाए कोई बात नहीं है, हम जेल जाएं कोई बात नहीं है, हमें कोई गोली मार दे कोई बात नहीं है। अरे हम अगर 2-4 लाख हम मर भी गए तो दलित समाज खाली नहीं होने वाला है। बाबा साहब ने 4 बच्चे खो दिए। बहुत लंबी कहानी है, मैं टाइम लगेगा, फिर कभी बात करेंगे। तो सर, मैं एक बात पूछनी चाह रहा था आपसे कि जिस तरह 2 अप्रैल के अंदर आंदोलन हुआ, पूरे देश ने बिना बैनर के बिना झंडे के रोड पर आया, उसका परिणाम ये हुआ कि लाखों लोग जेल के अंदर गए, लाखों लोगों पर मुकदमे हुए, 13 बच्चे पूरे देश के अंदर शहीद हुए। उनके लिए ना तो किसी भी पार्टी ने उनका सहयोग करा, ना उनकी छाती पे से मुकदमे खत्म हुए। पढ़ने लिखने वाले इंटर BA MA MSc करने वाले बच्चे पर जबरदस्ती मुकदमे ठोक दिए। किसी भी संगठन ने उनकी आवाज़ उठाई या किसी पार्टी ने उठाई? आज कल को चुनाव आने वाले हैं, अभी 4 महीने बाद में प्रधान के, MP के, BDC के, प्रमुख के और जो है जिला पंचायत के। अब उस टाइम पे जो सब पार्टियां जो हैं उनको प्रोत्साहित करेंगी, जो इनके लिए जेब भरेंगे, और सामाजिक संगठन क्या उनको सपोर्ट करेंगे? जो लोग राजनीति में नहीं जाएंगे तो अधिकार कैसे बचेंगे? सुप्रीम कोर्ट को कोई पावर नहीं है किसी का भी अधिकार खत्म करने का। अधिकार करने का खत्म का होता है लोकसभा और राज्यसभा को। वही कानून बनाते हैं, वही कानून में बदलाव करते हैं। तो ये हो तो सब केंद्र सरकार के माध्यम से ही रहा है। सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या सिविल कोर्ट हो, इनको राइट है केवल जजमेंट देना, सही और गलत। किसी का अधिकार खत्म करना कोर्ट का ऑर्डर नहीं है। आप तो संविधान भी लिए बैठे हैं। हाँ, देखिए, मैं अब ये लॉकडाउन चल रहा है तो मैं बहुत सारी किताबें इस समय पढ़ रहा हूँ। बाबा साहब की बहुत सारी किताबें मैं पढ़ रहा हूँ। संविधान भी एक पेज में पढ़ रहा हूँ। तो संविधान के नाम पे मुझे एक बात याद आई। एक 9वीं अनुसूची होती है इसमें जी, उसमें शायद 284 आइटम हैं, 284 सब्जेक्ट हैं जो 9वीं अनुसूची में हैं। तो 9वीं अनुसूची संविधान की एक ऐसी अनुसूची है कि जो इसके अंदर सब्जेक्ट हैं उसमें कोई भी सरकार हेर फेर नहीं कर सकती, बदलाव नहीं कर सकती। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूं और ये मांग भी करता हूं दलित समाज की ओर से कि बार बार ये कभी हाई कोर्ट कभी सुप्रीम कोर्ट हमारी ये इस पर एक कैंची चलाता है आरक्षण पर, कि इसको बंद करने के लिए आंदोलन भी हुए हैं। और मैं भी मांग कर रहा हूं समाज की तरफ से कि इस रिजर्वेशन को एक एक्ट बनाकर ये 9वीं अनुसूची में डाला जाना चाहिए। ये कोर्ट का झंझट ही फिर ख़त्म हो जाए। और मैं निवेदन करूंगा सरकार से, मैं निवेदन नहीं कर सकता और क्या करूं फिलहाल, और ज़्यादा नहीं कर सकता। मैं सरकार से मांग भी करता हूं और निवेदन भी करता हूं कि जितना ये निजीकरण हो रहा है, सरकारी डिपार्टमेंट का निजीकरण हो रहा है, इसे बंद किया जाए और नेशनलाइजेशन की ओर बढ़ा जाए कि जो बाबा साहब का सपना था सबको बराबर अधिकार मिलने का, वो सपना पूरा हो। और जो बाबा साहब ने सुविधाएं हमें दी थी वो पूरी हों, वो हमें पूरी मिलती रहें। और अगर ज़रूरी भी हो किसी डिपार्टमेंट को प्राइवेट करने का, तो वो रिजर्वेशन पॉलिसी वहाँ वही लागू हो जो पहले से वहाँ लागू है। तो जितने भी निजीकरण किया गया है जिन जिन कंपनियों का, सरकारी कंपनियों का, आज तक मैं सरकार से मांग करता हूँ कि उनमें रिजर्वेशन वैसा का वैसा ही लागू किया जाए जैसा वहाँ था जब वो सरकारी थी उस समय था। और एक इससे भी आगे निकलकर पिछले 20 साल से लगभग एक डिमांड चली आ रही है, उनमें भी आरक्षण लागू किया जाए। जब आप सरकारी डिपार्टमेंट छोड़ ही नहीं रहे हैं तो निजी क्षेत्र में भी तो हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए भाई। ऐसे कई उदाहरण हैं, सैकड़ों उदाहरण हैं। लोग कहते हैं कि अक्षम लोग होते हैं, SC ST और OBC, इन पर कोई ज़्यादा ये पढ़े लिखे नहीं होते, ये अयोग्य होते हैं, ये गलत धारणा है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं मेरे पास जहां SC ST या OBC जनरल कैटेगरी से भी ऊपर निकल के आए हैं, उनसे कंपटीशन में उनसे ज़्यादा नंबर लाए हैं। और IAS में भी टॉपर हमारी लड़की एक आई है, नाम मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है। टीना डाबी। हाँ, डाबी नाम की लड़की थी, टीना डाबी। हाँ, आपने यह सही याद दिलाया। तो IAS टॉपर हमारे हो रहे हैं, आप कैसा कह सकते हैं हम अक्षम हैं? अभी तो उन्होंने लॉकडाउन में भी सबसे पहला नंबर उन्होंने लिया, अपने यहाँ कोरोना होने नहीं दिया। हाँ, वो देखिए कहाँ कौन सी जगह है वो, धारावी। हाँ,
वहाँ भी लोग अपन यही हैं। सर चलते हमारे लोग चलते कोई मैसेज सामाजिक संगठनों को, देश को, या क्या है युवाओं को? मैं सारे शोषित, दलित, पिछड़े समाज से हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ कि बाबा साहब के इस कारवां को बचा लीजिए, हमारा साथ दीजिए, मत दीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन निस्वार्थ भाव से, त्याग भाव से, जैसा कि बाबा साहब किया करते थे, इसी तरीके से निस्वार्थ और त्याग भाव से आप सड़कों पर आइए, संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से अपने अधिकारों की मांग करिए। नहीं तो गया संविधान भी गया और आपका आरक्षण भी गया, आपके अधिकार भी गए। और आपने अगर मेरी बात ये नहीं मानी, मेरी नहीं है, बाबा साहब की बात है ये, अगर आपने ये बात नहीं मानी तो निश्चित मान लीजिए इतिहास हमें माफ़ नहीं करेगा और आने वाली पीढ़ियां हमें माफ़ नहीं करेंगी, हमें गालियां देंगी, नेताओं को तो देंगी, हमें भी देंगी, हम भी तो इस समाज का हिस्सा हैं। हम क्या कर रहे हैं? तो अगर समाज का भला चाहते हो, आने वाली पीढ़ियों का भला चाहते हो, तो जो जो बातें मैंने ये बताई हैं इनको बचाना चाहते हो, तो अपना एक ही तरीका है, आंदोलन करिए और एक झंडे के नीचे आइए, गैर राजनीतिक झंडे के नीचे। राजनीति के नहीं, राजनीति का तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं। 2 अप्रैल के मामले में किसी ने किसी की मदद नहीं करी, राजनीतिक पार्टी ने, मुझे तो लगता नहीं किसी ने की हो। नहीं, जिसने भी थोड़ी बहुत की है तो सामाजिक संगठनों ने अपने हिसाब से जमा राशि की है, थोड़ी बहुत जितनी उनकी क्षमता है। तो एक आंदोलन, बाबा साहब का जीवन आंदोलन से भरा पड़ा है। बाबा साहब नेता नहीं थे, राजनेता नहीं थे, बाबा साहब एक आंदोलनकारी थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे। तो इस देश को बचाना चाहते हो तो इस देश क्या है, 85% हमारे लोग SC ST OBC माइनॉरिटी, तो हमारा देश तो हमारा है ना भाई। तो इस देश को अगर बचाना चाहते हो तो बाबा साहब की विचारधारा को अपनाना होगा बिल्कुल आज से ही, और लॉकडाउन समाप्त होते ही अपने अधिकारों की जोर शोर से मांग हमें करनी होगी। जय भीम, जय भारत। नारे ठीक है सर, बहुत बहुत साधुवाद, आपने कीमती समय दिया। समाधि के सामाजिक संगठनों से ये मेरा निवेदन है, सम्मानिक अधिकार के माध्यम से, कि साहब की आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और लॉकडाउन का पालन करें और खुलने के बाद रोडों पर 2 अप्रैल की तरह आएँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद सम्मानिक अधिकार को टाइम देने के लिए आपका। जय भीम। थैंक यू, धन्यवाद।